नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हिस्ट्री में हम क्लास 7 पढ़ रहे हैं। क्लास 7 में चैप्टर नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है शासक और इमारतें। इससे पिछली क्लास में हमने मुगल साम्राज्य को डिस्कस किया था। आज के अध्याय की बात करें कि आज के इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपके यूपीपीसीएस के सिलेबस में एक पोर्शन दे रखा होता है सर, आर्ट एंड कल्चर वाला, कला संस्कृति वाला। तो आज के इस अध्याय से आपको कला संस्कृति वाले पोर्शन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप यूपीपीसीएस या किसी अन्य स्टेट के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी के इनिशियल स्टेज में हैं, यानी अभी आपने तैयारी स्टार्ट कीजिए, तो आपको एक काम करते रहना है कि आपको अपने नोट्स बनाना यहीं से स्टार्ट कर देना है। चीज़ें मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, चाहे आपकी एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी स्टैंडर्ड बुक हो। पीसीएस 2024 के एग्जाम से पहले, यानी खास करके प्रीलिम से पहले, जो जून के आसपास होना है, प्रीलिम से पहले पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड बुक है, सारी की सारी किताबें यहाँ से मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो नोट्स ज़रूर आपके बनाते चलिएगा। और अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा तैयारी करते हुए टाइम हो गया है और आपने चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपने एनसीईआरटीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है, इसके अलावा आपने स्टैंडर्ड बुक को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप से क्या होगा कि जितनी भी क्लासेस मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उन सभी के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको स्वतः मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके संबंध में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ, वीडियोज़ हमेशा फ्री हैं, फ्री ही रहेंगी, और नोट्स भी मैं आपको कोई अलग से बना करके नहीं दूंगा। ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यही नोट्स आपको मिलेंगे। तो बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन आप तैयारी के इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको कहीं से भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। शासक और इमारतों के ऊपर बात करने वाले हैं। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे, तो मैं पहले चैप्टर से ही आपसे एक बात कहते चले आ रहा हूँ कि इस पूरी किताब में जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, 700 से 1750 की समयावधि के बीच की घटनाओं के बारे में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो ये डेट जो है, ये समयावधि जो है, ये आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। तो आज शासक और इमारतों के ऊपर बात होगी, तो वो भी 700 से लेकर के 1750 की अवधि के बीच की इमारतों के ऊपर बात करेंगे। मोटे तौर पर कहा जाए तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में किन किन शासकों ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, किस किस तरह के इनोवेशन का प्रयोग उनमें किया गया, किस किस शैली का प्रयोग उसमें किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की इमारतों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से 2 तरह की इमारतें यहाँ पे बनाई जाती थी। पहली कैटेगरी में आते थे आपके किले, महल और मकबरे, और दूसरी कैटेगरी में आते थे आपके मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार, इस तरह की चीज़ें। किले, महल, मकबरे ये जनरली राजाओं के लिए होते थे, क्योंकि आपको पता है कि महलों में आम जनता तो रहती नहीं थी, राजा ही रहते थे। किले भी जो है अपने जो महल होते थे या जो भी राज्य होता था उसके चारों ओर एक प्राचीर बनाई जाती थी, एक दीवार बनाई जाती थी, ठीक है। और मकबरे भी खास रूप से राजाओं या उनके जितने भी संबंधी या रिलेटिव्स होते थे उनके ही मकबरे बनाए जाते थे। तो ये राजाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, ये एक तरह की इमारतें हो गई। दूसरी तरह की इमारतें आम जनता के लिए थी, पब्लिक के लिए थी। मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, हौज, कुएं, सराय, बाजार, ये आम जनता से संबंधित 2 तरह की कैटेगरी में 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की इमारतों को बांटा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि घरेलू स्थापत्य की अगर हम बात करें, घरेलू स्थापत्य का मतलब है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं किले, महल और मकबरों की, तो देखिए ये तो हो गए राजाओं के लिए। घरेलू स्थापत्य का मतलब यह है कि आम जनता में जितने भी वर्ग रहते थे, तो उन विशेष वर्गों के लिए जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थीं, बड़े बड़े घर होते थे, उनके निर्माण के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो ये घरेलू स्थापत्य में आ जाता है आपका। तो घरेलू स्थापत्य में विशेष रूप से व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष जो हैं वो 18th सेंचुरी से ही मिलना स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की इमारतों की बात करें तो यहाँ पर अभियांत्रिकी कौशल, यानी एक नई स्किल का यूज़ किया गया निर्माण कार्यों में। वो स्किल क्या थी, इसमें बहुत सारी शैलियाँ थीं आपकी, जिनके द्वारा जो है भवनों या महलों को या फिर जो भी इमारतें होती थी उनको बनाया जाता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम पीसेस में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। यानी पहले हम जानेंगे 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच के भवनों के बारे में कि किस तरीके के भवन बनाए जाते थे, क्या उनकी प्रमुख विशेषताएँ थीं और किस शैली का प्रयोग इस कालावधि के महलों में या इमारतों में बनाने में किया गया। तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के भवनों में ज़्यादातर कमरे जो है सामान्य रूप में ज़्यादा होते थे, दरवाजे भी ज़्यादा होते थे, खिड़कियाँ भी ज़्यादा होती थीं। यानी 7th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी के बीच में जितने भी भवन इमारतें बनाई गई, तो उसमें आप देखेंगे कि कमरों की संख्या ज़्यादा है,
दरवाज़ों की संख्या ज़्यादा है, खिड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। दूसरी कि वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली जो है 7वीं से 10वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। इस शैली को ट्रेबिएट या कोरबेल्ड शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब ये अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली क्या थी, इसमें क्या होता था? देखिए ये जो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसकी सहायता से आप इस अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली को समझ सकते हैं। इसमें क्या होता था कि दो ऊर्ध्वाधर खंबे, ठीक है, दो ऊर्ध्वाधर खंबे हो गए, पिलर हो गए। इन दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार, मतलब इस तरीके से अनुप्रस्थ यानी हॉरिजेंटल वे में एक सहतीर रख दी जाती थी। यानी सहतीर का मतलब आप समझेंगे किस तरीके से, आप इसको बीम मान सकते हैं। जैसे घरों का निर्माण कराया जाता है तो बीम रखते हैं ना, ऊपर खंभों के ऊपर जो बीम रखते हैं, तो दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रख करके इस तरह की आकृतियों का निर्माण किया जाता था, इस तरह के भवनों का निर्माण किया जाता था। तो ये होती थी आपकी अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली, ठीक है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में मंदिरों की बात करें, मस्जिदों की बात करें, मकबरों की बात करें या सीढ़ीदार कुएं जिन्हें बावड़ी कहा जाता है, इनके निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली देखने को मिलती है, ठीक है। इसका एक उदाहरण है आपका राजस्थान में एक स्थान पड़ता है बूंदी जिला। बूंदी जिला में है आपकी रानी जी की बावड़ी, जिसे 1699 में रानी नाथावत के द्वारा बनवाया गया था, जो कि अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। तो इसमें किस शैली का उपयोग किया गया है? इसमें अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली का प्रयोग किया गया। इसके अलावा कुवत अल इस्लाम मस्जिद जो है, इसमें भी इस शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ये शैली यूज़ करी गई। विशेष रूप से इसका जन्म जो हुआ था 7वीं सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में। अब इसके बाद में 11वीं शताब्दी में देखेंगे आप, तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मंदिर निर्माणों की कला होती थी, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे मंदिर विशालकाय बनाए जाते थे, मंदिर की एक चोटी होती थी ऊपर वाली, और चोटी के नीचे वाला पोर्शन, जस्ट नीचे वाला पोर्शन, जैसे गर्भगृह, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, गर्भगृह जो है मंदिरों में बनाया जाने लगा। इसके अलावा मंदिरों में एक मुख्य सभा भवन, जिसको महामंडप कहा जाता था, वो बनाया जाने लगा। जिस रास्ते से या जिस गेट से लोगों की एंट्री होती थी, जो प्रवेश द्वार होता था, उसे काफ़ी अलंकृत तरीके से बनाया जाता था। तो ये जो प्रतिरूप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है कंदरिया महादेव का, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है उसका एक स्ट्रक्चर है, जो कि एक शिव मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा धंगदेव के द्वारा 999 ईस्वी में कराया गया था। तो इस मंदिर में जो है आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये मंदिर जो है ये मान करके चलिए, ये यहाँ से जो है गेट है इसका, तो ये जो गेट होता था ये बड़ा ही अलंकृत होता था, बड़ा डिजाइन इसमें बनाई जाती थी, अलंकृत प्रवेश द्वार होता था। और यहाँ से जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री होती थी, तो यहाँ बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच वाले पोर्शन में एक मुख्य सभा भवन होता था। मुख्य सभा भवन मतलब इसको हम कहते थे महामंडप। यहाँ पर क्या होता था, जो भी नृत्य क्रीड़ाएं हैं या जो भी आयोजन होते थे, सार्वजनिक आयोजन होते थे, वो यहाँ पर करे जाते थे, धार्मिक मामलों से जुड़े हुए, जिनमें राजा और राजा के जो भी संबंधी होते थे या राजा के जो भी मुख्य अधिकारी होते थे, वो यहाँ पर प्रतिभाग करते थे और यहाँ पर नृत्य वगैरह की प्रक्रियाएं जो है वो संपन्न कराई जाती थी। इसके आगे वाला और मंदिर के सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता था, वो होता था गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह क्या होता था? गर्भगृह में जो यानी मंदिर जिस देवी देवता से रिलेटेड है, उस देवी देवता की मूर्ति को जो है वहाँ पर स्थापित किया जाता था, और धार्मिक अनुष्ठान संबंधी जो भी कार्य होते थे वे इसी पार्ट में कंप्लीट कराए जाते थे गर्भगृह में, ठीक है। और यहाँ पर जो है विशेष रूप से राजा के संबंधी और पुरोहित, यही लोग जो है जनरली यहाँ पर प्रवेश करते थे। तो इस तरह की के जो मंदिर थे वो जो है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है बनाए जाने लगे थे। इसके बाद में एक और उदाहरण आता है आपका राजराजेश्वर मंदिर का, जो कि तंजावुर में है। ये उस टाइम पर जितने भी मंदिर बनाए गए थे, उन सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर इसी मंदिर का था, राजराजेश्वर मंदिर का। मंदिर बन जाने के बाद में इसको गिरा दिया गया था किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन आज भी मंदिर के पास के गाँव को चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम का शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत चढ़ाई पर था और बहुत ऊंचे स्थान पर बनाया गया था राजराजेश्वर मंदिर, और तभी कहा गया है कि जितने भी मंदिर उस टाइम पर बनाए गए थे, उन सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर इसी मंदिर का था, ठीक है। और इसी मंदिर की वजह से इसके पास में एक गाँव है, उसे चारूपल्लम यानी चढ़ाईदार रास्ते के गाँव के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में 12th सेंचुरी में हम आते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देते हैं निर्माण कार्य में। पहला परिवर्तन ये था कि यहाँ पर वास्तुकला का चापाकार रूप आ जाता है। इससे पहले हमने पढ़ी थी 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली। 12वीं शताब्दी में एक नई शैली जन्म लेती है, वास्तुकला का चापाकार रूप, आर्क टाइप में, इस तरीके से, ठीक है। वहाँ पर किस तरीके से बनाया जाता था? इस तरीके से। अब 12वीं शताब्दी में बिल्कुल चापाकार रूप में जो है वो
वास्तुकला का चापाकार रूप देखने को मिलता है। तो पहला परिवर्तन ये था चापाकार रूप। दूसरा परिवर्तन था कि जो निर्माण कार्य होता था उसमें चूना पत्थर और सीमेंट के प्रयोग में वृद्धि होने लगती है। तो चापाकार रूप के उदाहरण अगर आप देखेंगे तो अलाई दरवाज़ा, इसका जो मेहराब है वो चापाकार वास्तुकला का उदाहरण है। इसके अलावा कुवत अल इस्लाम मस्जिद जो है इसमें भी चापाकार वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। चापाकार वास्तुकला क्या है, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इससे आप पहचान सकते हैं। इसमें क्या होता था कि इस तरीके से गोल आकृति बनाई जाती थी, इसके बीच में एक पोर्शन होता था डाट, और ये डाट जो होती थी क्या करती थी, अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती थी। ठीक है, अधिरचना का मतलब होता है कोई भी भवन बनाया जा रहा है तो जमीन से ऊपर वाला जो उसका भाग होता है, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो अधिरचना कहलाती है। सुपर स्ट्रक्चर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो अधिरचना का जो भार होता था वो मेहराब की आधारशिला पर आ जाता था इस वास्तुकला के उदाहरण में, मतलब चापाकार वास्तुकला के उदाहरण में। तो इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। कुतुम्बी नार, ये एक 5 मंजिला इमारत है और इसमें पहले छज्जों के नीचे अभिलेखों की पट्टियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कुतुम्बी नार है तो जो इसका जो पहला छज्जा है ऊपर वाला, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है आपको अभिलेख लिखे हुए मिल जाएंगे, अभिलेखों की पट्टियाँ लिखे हुए मिल जाएंगी। इसकी जो पहली मंजिल थी कुतुब मीनार की, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 में। इसकी जो बाकी की मंजिल हैं, मतलब बाकी की 4 मंजिल जो हैं, इनका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था 1229 के आसपास। अब इसकी जैसे जैसे समय गुजरा तो कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो उसका क्षय भी होता है, उसमें टूट फूट भी होती है। तो इसकी मरम्मत करवाने का कार्य जो होता वो इसके परवर्ती शासक जो थे, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, इन शासकों ने कुतुब मीनार का जो है क्या करवाया था, इसकी मरम्मत करवाई थी। मंदिर, मस्जिद और हौजों के निर्माण के ऊपर बात करते हैं। मंदिरों की बात करें तो मंदिर उस टाइम पर उपासना के स्थल तो थे ही, इसके साथ साथ ये जो मंदिर होते थे ये संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। राजाओं के द्वारा दरअसल मंदिरों का निर्माण इसीलिए कराया जाता है क्योंकि वो मंदिर निर्माण करा करके अपने वैभव का प्रदर्शन करना पसंद करते थे। तो इसी टाइम पर एक मंदिर बनाया गया था, राज राजेश्वर मंदिर, राजा राजदेव के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर जो है आपने देखा एक सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही होगी, मंदिर का नाम है राज राजेश्वर मंदिर और राजा का नाम है राजदेव। ठीक है, तो मंदिर का जो नाम है उसकी समानता राजा के नाम से है, मंदिर के नाम की समानता राजा के नाम से है। तो इसका अर्थ ये था कि जो राजा होता था स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रदर्शित करता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मतलब मैं ईश्वर का क्या हूँ, प्रतिनिधि हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मंदिर आपको इस टाइम पर ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो राजा का नाम है उससे ही मिलता जुलता मंदिर का नाम आपको देखने को मिलेगा। फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। इधर से जो मुस्लिम शासक थे वो भी जो है सुल्तान का मतलब उसका जो वर्णन किया गया था, जो भी मुस्लिम शासक थे उनके जो भी इतिहासकार होते थे उनके दरबार में जो रहते थे वो उनका जब वर्णन करते थे तो सुल्तान को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते थे अल्लाह की परछाई। ठीक है, कि ये जो है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी। जामी मस्जिद यहाँ से देखते हैं, ये शाहजहानाबाद में बनाई गई शाहजहां के द्वारा। इसके अलावा हौजों और जलाशयों की बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा हौज ए सुल्तानी इसका नाम था, हौज ए सुल्तानी के नाम से एक हौज या जलाशय का निर्माण करवाया गया। इसी टाइम पर आपका आता है स्वर्ण मंदिर, इसको हरमंदर साहब भी कहा जाता है। इसमें जो पवित्र सरोवर था, जलाशय था अमृतसर में, इसका निर्माण भी इसी टाइम पर हुआ। मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया? जस्ट पहले ही हमने बात करी थी कि जो शासक होते थे या जो संरक्षक लोग थे ये मंदिरों का निर्माण करा ही क्यों रहे थे? क्योंकि ये अपनी वैभव का प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। क्योंकि समाज का जो सबसे केंद्र बिंदु होता था, समाज का जो सेंटर पॉइंट होता था वो क्या होता था? वो मंदिर ही तो होते थे। मंदिरों के माध्यम से या मस्जिदों के माध्यम से लोग एक जगह पर एकत्र होते थे, इकट्ठा होते थे और राजाओं के द्वारा उसको संबोधित किया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक पावर को शो करने का काम जो है इन मंदिरों के द्वारा किया गया था, राजाओं के द्वारा। ठीक है, तो मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया? इसका कारण यही था क्योंकि राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए करते थे। तो अगर कोई समीपवर्ती राजा है, किसी दूसरे राजा पर आक्रमण कर रहा है, तो वो सबसे पहले निशाना मंदिरों को ही बनाता था कि मंदिरों को नष्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं राजा के वैभव में जो है वो कमी आएगी और राजा की पावर जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ, पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका के राजा राजसेन प्रथम, जिसका शासनकाल 831 से 851 के बीच में माना जाता है, श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका के राजासेन प्रथम को पराजित किया था। और एक बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार थे धम्मकीर्ति भी इनका नाम कहीं कहीं पर मिलता है। तो धम्मकीर्ति ने कहा है कि जब श्रीमर श्रीवल्लभ ने राजासेन प्रथम को पराजित किया तो वो वहाँ से बुद्ध की सोने की मूर्ति और इसके अलावा अन्य जो बहुमूल्य चीज़ें थी उनको लूट करके ले गया।
11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया और ऐसा कहा जाता है कि उस शिव मंदिर में उसने जितने राजाओं को पराजित किया था उन सभी राजाओं से जो भी चीज़ें वो जब्त करके लेके आया था, जो भी प्रतिमाएं वो जब्त करके लेके आया था, उन प्रतिमाओं से उसने उस शिव मंदिर को भर दिया था। मतलब उसमें जितनी भी प्रतिमाएं उसने लगाई थी वो सारी ऐसी थी जितने राजाओं को उसने पराजित किया था, हराया था, वहाँ से लूट करके लेके आया था। इसके अलावा सुल्तान महमूद गजनबी, ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, महमूद गजनबी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। इसने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा था और वहाँ से काफ़ी सारी धन संपदा लेकर के जो है ये गजनी चला गया था और उस पैसे का यूज इसने जो है अपनी राजधानी का निर्माण करवाने में लगाया था। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण एवं उन्हें लूट कर करते थे। यही चीज़ तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। यानी मध्यकाल में अगर आप राजनीतिक संस्कृति में देखेंगे तो मैक्सिमम जो शासक थे वो ऐसे थे कि वो अपनी सफलता का प्रदर्शन करने के लिए जिन राजाओं को हरा रहे हैं उनके जितने भी मंदिर हैं, उनके जितने भी उपासना स्थल हैं, उन पर आक्रमण करते थे, उनमें तोड़फोड़ करते थे और उनके अंदर जितनी भी बहुमूल्य चीज़ें होती थी उन्हें लूट करके ले जाते थे। क्योंकि इस टाइम पर मध्यकाल में जैसे बात कर रहे हैं हम, जिस समयावधि की बात हम कर रहे हैं, समयावधि में मंदिर जो है बड़े समृद्ध हुआ करते थे, बड़े धन्य धान्य से संपन्न हुआ करते थे। क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि एक तो राजा खुद ही इनको जो है निर्माण इनका करवा रहा है, पूरा पैसा लगा रहा है इसमें। इसके अलावा नगर के जो भी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे वो भी जो है मंदिरों को दान वगैरह दिया करते थे। तो मंदिरों में बहुत सारा धन संपदा जो है इस टाइम पर हुआ करती थी। तो जो भी शासक अपने राजनीतिक बल का प्रयोग कर रहा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है, तो वो क्या करता था, किसी भी अन्य राजा के राज्य में जो भी उपासना स्थल होते थे, मंदिर होते थे, उनको लूटने का काम करते थे और उन पर आक्रमण करने का काम करते थे। इसके बाद में आते हैं आपके बाग, मकबरे और किले। जैसे जैसे मुगल काल आता है, मुगल काल में जो वास्तुकला होती है वो थोड़ी जटिल होती चली जाती है। बाबर की आत्मकथा में बागों की योजनाओं का वर्णन है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में विभिन्न प्रकार के बागों की योजनाओं का वर्णन किया है। जैसे आपने आज भी देखे होंगे अलग अलग जगहों पर आराम बाग, चार बाग, नदी तट बाग, इस तरीके के बाग आपको दिखाई देते हैं जो कि उस टाइम पर बनाए गए थे। तो इनको समझते हैं थोड़ा सा, किस किस तरीके के बाग थे, मकबरे थे, किले थे। तो चार बाग क्या होता है, ये चार समान हिस्सों में बटा होता था। एक तरह का बाग होता था जो चार समान हिस्सों में बटा होता था और कृत्रिम नहरों के द्वारा इन बागों का विभाजन किया जाता था। दीवार से चारों तरफ से ये जो बाग थे वो घिरे हुए होते थे। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकारों ने नदी तट बाग कहा है। नदी तट बाग में क्या होता था, जो निवास स्थान होता था वो चार बाग के बीच में न होकर के नदी तट के किनारे होता था। जैसे मान करके चलिए, मैंने लास्ट में इसमें इमेज भी इंक्लूड करी है, वहाँ पर आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान के चलिए चार बाग है ये, ठीक है, ये मान के चलो चार बाग है, तो इसमें चार बाग में यहाँ पे पूरा गार्डन टाइप का आपको दिखाई देगा और चार बाग के बीचों बीच में जो है किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का, राजा का जो है निवास स्थान होगा। तो ये चार बागों में देखा गया था। नदी तट बागों में क्या था, नदी तट बागों में किसी भी नदी के तट पर ये जो है, जैसे मान के चलिए यहाँ से नदी बह रही है और नदी के किनारे पर जो है एक बाग बना दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके का चार बाग विभाजन हो गया इसका। और जो निवास स्थान होता था वो नदी के किनारे होता था, नदी तट के किनारे। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है ताजमहल में। ताजमहल आप देखेंगे तो ताजमहल में उसके सामने जो है बाग बने हुए हैं। ताजमहल बिल्कुल किनारे पर है और ताजमहल के पीछे होकर के यमुना नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पर इसके सामने जो है आपको बाग दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के बाग थे, चार बाग। चार बाग में क्या होता था कि निवास स्थान बीच में होता था। नदी तट बाग में निवास स्थान बिल्कुल किनारे पर होता था, नदी के किनारे होता था। अकबर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार होते हैं, इनोवेशन होते हैं, और इन इनोवेशंस की जो इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी, इसने अपने मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। तो और इसी वास्तुकलात्मक नवाचार का प्रयोग करते हुए जो उसने तैमूर के मकबरों से प्रेरणा लेकर के स्टार्ट करी थी, कुछ विभिन्न प्रकार के मकबरे बनाए गए। जैसे हुमायूं का मकबरा, इसकी अगर विशेषता अगर आप देखेंगे तो इसमें जो केंद्रीय गुंबद है, इसका गुंबद जो है वो ऊंचा है, ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार है जिसको पिस्तक कहा जाता है। और पिस्तक शैली का प्रयोग जो है सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में ही हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। निर्माण की परंपरा की बात करें तो मुगल मकबरे निर्माण की किस परंपरा का उपयोग करते थे, तो ये 8 स्वर्ग परंपरा का उपयोग करते थे। 8 स्वर्ग को फारसी में कहा जाता है हस्त बेहिस्त। हस्त बेहिस्त का मतलब क्या है कि 8 कमरों से घिरा हुआ एक केंद्रीय कक्ष, मतलब एक केंद्रीय कक्ष हो गया, इसके चारों ओर जो है 8 कमरे हो गए, ठीक है, तो इसको बोला जाता था हस्त
बिहिस्ट, ठीक है, 8 कमरों से घिरा हुआ एक केंद्रीय कक्ष, ये निर्माण की परंपरा थी। इसके अलावा हुमायूं के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और इसके किनारों पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये हुमायूं के मकबरे से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई। पिष्तक का इसमें प्रयोग सबसे पहली बार हुआ है। शाहजहाँ के काल में दीवाने खास और दीवाने आम इस तरह की जो है भवनों का निर्माण हुआ। दीवाने खास और दीवाने आम को चिहिल सुतुन भी कहा जाता था। चिहिल सुतुन का मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे 40 खंभों के सभा भवन, मतलब एक भवन जिसमें सभाएं वगैरह आयोजित की जा रही हैं और कितने खंभों पर वो टिका हुआ है, 40 खंभों पर, इसको चिहिल सुतुन कहा जाता था। शाहजहाँ के काल में ये जो है देखने को मिलता है। सभा भवन जो थे मस्जिद से लगभग मिलते जुलते बनाए गए थे। शाहजहाँ के काल में जो सभा भवन बनाए गए थे वो लगभग मस्जिदों के आकार से मिलते जुलते बनाए गए थे। जहाँ पर राजा बैठता था, जिस सिंहासन पर राजा बैठता था, मंच पर बैठता था, उसकी दिशा जो होती थी वो किबला होती थी। किबला मैं आपको बताऊं, किबला जो है भारत के संदर्भ में जिधर मक्का होती है उस साइड की दिशा को जो है किबला कहा जाता है, ठीक है, पश्चिम दिशा। तो राजा का जो सिंहासन है उसको भी किबला कहा जा रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि मस्जिदों में जब लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो वो भी किबला की तरफ मुंह करके कर रहे हैं, ठीक है, यानी जिधर मक्का है उधर की तरफ मुंह करके ही जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो एक तरह से राजा का भी उसी दिशा में होना, मस्जिद का भी उसी दिशा में होना, यह इस बात का संकेतक है कि राजा जो था पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, उस जिधर बैठा हुआ है वो दिशा किबला है, लोग उसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और घुटनों के बल जब बैठे हुए हैं, राजा ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ, मतलब राजा का क्या कर रहे हैं, वो सम्मान कर रहे हैं, उसका सिजदा कर रहे हैं और राजा को ईश्वर के समान ही सम्मान दे रहे हैं। तो सिंहासन के पीछे पित्रादूरा जो एक टेक्निक होती थी, पित्रादूरा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पित्रादूरा जो टेक्निक होती थी, इसके जड़ाऊ काम की श्रृंखला का निर्माण किया गया सिंहासन के पीछे जहाँ पर शाहजहाँ बैठता था। और ये पित्रादूरा क्या है पहले इसको समझिए। उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा करके प्रेस करके बनाए गए सुंदर एवं अलंकृत जो नमूने होते थे, चित्र होते थे, उनको पित्रादूरा कहा जाता था। तो पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर सिंहासन के पीछे देखने को मिलता है। और किस तरीके के चित्र दिखाई देते हैं वहाँ पे, एक यूनान के देवता थे ऑर्फियस, तो यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, किसमें, सिंहासन के पीछे पित्रादूरा टेक्निक के द्वारा। अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं चार बागों की बात कर रहा था, देखिए चार बाग जो मुगल चार बाग होते थे इस तरीके के होते थे। यहाँ पर देखेंगे आप बीच में जो पोर्शन दिख रहा है ये मान के चलो निवासी स्थान हो गया, ठीक है, इसके चारों ओर ये जो है बाग बगीचे। कश्मीर में जो शालीमार बाग है ये सीढ़ीदार चार बाग है, ये सीढ़ीदार चार बाग का उदाहरण देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीढ़ीदार चार बाग का उदाहरण कहाँ पर देखने को मिलता है तो ये कश्मीर में शालीमार बाग जो है ये सीढ़ीदार चार बाग का उदाहरण है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से एंट्री होती थी, तो ये जो पोर्शन है थोड़ा सा नीचे की, ये मतलब इसका जो धरातल है ये थोड़ा सा इस वाले की अपेक्षा थोड़ा सा नीचा था, ये नीचा था, फिर ऊंचाई इधर बढ़ती चली जाती थी। यहाँ से सीढ़ियों से आप इस तरीके से यहाँ पहुँच गए, फिर ये समतल होता था पूरा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बाग वगैरह जो भी गार्डन वगैरह है वो देखने को मिलते थे। मतलब सीढ़ीदार बाग का उदाहरण आपको शालीमार, कश्मीर में जो शालीमार बाग है वो सीढ़ीदार बाग का उदाहरण है। ताजमहल जो कि नदी तट बाग के रूप में जाना जाता है, उसको अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका चार बाग हो गया, ठीक है। ये जो है बाग है, यहाँ से मान करके चलिए कोई नदी बह रही है और ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये किसी भी राजा का निवास स्थान हो सकता है, ठीक है। तो चार बाग को तटीय बाग के रूप में जो है अपनाया गया था 1637 में। सीढ़ीदार बाग जो है देखने को मिले 1620 में, 1634 में और 1562 से 71 तक जो है चार बाग बनाए गए। और ये जो प्रतिरूप आपको दिखाई दे रहा है ये हुमायूं के मकबरे के चार बाग का प्रतिरूप है। क्षेत्र और साम्राज्यों की बात करते हैं। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा था कि निर्माण की गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी, लगातार नई नई चीज़ें बनाई जा रही थी और आवागमन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करना प्रारंभ कर दिए थे। तो क्या हुआ कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और विभिन्न प्रकार की शैलियों और गतिविधियों के द्वारा निर्माण कार्यों में वृद्धि हुई, तो अलग अलग क्षेत्र की जो कलाएँ थीं, अलग अलग क्षेत्र की वास्तुकला की जो टेक्निक थी उनका आदान प्रदान हुआ। यानी आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी स्थानों पर किसी दूसरे स्थान की वास्तुकला के नमूने जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे विजयनगर की जो गजशालाएँ, हाथियों को रखने के लिए जो भवन बनाए जाते थे, हाथियों को बांधने के लिए जो भवन बनाए जाते थे गजशालाएँ, विजयनगर की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा की वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी बीजापुर और गोलकोंडा में जिस तरीके की वास्तुकला का प्रयोग किया गया उसका प्रभाव विजयनगर की गजशालाओं पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये दो है नज़दीक स्थान थे और यहाँ पर आवागमन चलता रहता था। तो एक स्थान की जो भी कला थी, एक स्थान की जो भी वास्तुकला थी, उसको दूसरे स्थान के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया।
वृंदावन के मंदिर जो हैं इनकी अगर वास्तुकला आप देखेंगे तो इसकी वास्तुकला लगभग फतेहपुर सीकरी के महलों जैसी है। ठीक है, यानी फतेहपुर सीकरी के महलों में जिस वास्तुकला का उपयोग किया गया है वैसे ही वास्तुकला का उपयोग वृंदावन के मंदिरों में देखने को मिलता है। बंगाल में बांग्ला गुंबद कला, बांग्ला गुंबद कला क्या होती है? झोंपड़ी जैसी दिखने वाली छत, यानी कोई भी भवन बना रहे हैं तो उसमें घास फूस से नहीं, मतलब पत्थर से ही इस तरीके की छत का निर्माण किया जाता था जो कि झोंपड़ी जैसी दिखती थी, इस तरीके की। ठीक है, तो झोंपड़ी जैसी छत जो होती थी इस कला का मुगल महलों में प्रयोग किया गया। ये जो है बांग्ला कला थी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की इमारतों पर गुजरात मालवा की वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना जब करी थी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जो राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया था, तो ये किसके बाद किया था? जब उसने गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त करी थी। तो वो गुजरात से होकर के आया था, उसके साथ में उसके इतिहासकार भी चलते थे, उसके साथ में उसके जो वास्तुकार होते थे वो भी चलते थे। तो वहाँ की जो टेक्निक होती थी गुजरात और मालवा साइड की, वो जो वास्तुकला थी वो उन्होंने अडॉप्ट करी और उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया? फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है। लास्ट में देखते हैं अन्यत्र वाला पोर्शन। जिस टाइम पर भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह की वास्तुकला का निर्माण हो रहा था तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में जो है अधिक ऊंचे और जो है हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। और इन चर्चों के निर्माण की जो शैली थी वो गोथिक शैली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा गया है। गोथिक शैली के चर्चों का निर्माण जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी में। गोथिक शैली में किस तरीके की इमारतें बनाई जाती थीं कि इसके जो मेहराब होते थे वो नुकीले और ऊंचे होते थे। इसके साथ साथ चर्चों में रंगीन कांचों का प्रयोग किया जाता था और उन कांचों में बाइबल के जो भी दृश्य होते थे, बाइबल की जो भी घटनाएं, उनको दृश्य रूप में वहाँ पर चित्रित किया जाता था। ऊंची ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज जो है इन शैली में बाद में जोड़े गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक चर्च है, नॉट्रेडम चर्च। ये गोथिक शैली में बना हुआ है। तो यहाँ से आपको याद करने के लिए एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि नॉट्रेडम चर्च जो है ये किस शैली में निर्मित है? ये गोथिक शैली में निर्मित है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ सर आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आता है तो अपना रिव्यू, रिस्पांस, फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलिएगा और इसके साथ साथ इसको ऐसे ज़रूरतमंद मित्रों तक शेयर कीजिएगा जो कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।